अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 3 स्टूडेंट्स लाइव हैं। कौन कौन ऑनलाइन है बेटा? मुझे बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं मुझे बताइए, कैन यू हेयर मी? आवाज़ आ रही है मेरी? जी खान साहब बीबी, वालेकुम अस्सलाम बेटा। हाउ आर यू? कैन यू हेयर मी? ओके, थैंक यू। चलें जी, बाकी स्टूडेंट्स को भी ग्रुप में मैसेज करें, जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें ताकि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। और आई विल नॉट फॉर एनी वन, आफ्टर 2 to 3 minutes आई विल स्टार्ट माई लेक्चर। मीनवाइल आई एम गोइंग टू अपलोड माई लेक्चर, सो जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड मॉर्निंग समर, हाउ आर यू बेटा? गुड मॉर्निंग अरूज। चलिए जी, लेक्चर अपलोड हो रहा है। मीनवाइल इट विल टेक 2 to 3 minutes, देन वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। टाइप्स ऑफ डिस्रिथमियाज हम पढ़ रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें कवर कर ली थी। 2-3 जो टाइप्स कुछ रह गई हैं उन्हें हम कंप्लीट करते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द हार्ट ब्लॉक। अगर हम उसे कंप्लीट कर सके आज तो हमारा CVS जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इंशाल्लाह फिर जब आपकी क्लासेस दोबारा स्टार्ट होंगी सो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ मूव करेंगे। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू समर। ओके, साइनस ब्रेडिकार्डिया कंप्लीट कर लिया था। साइनस टैकिकार्डिया भी हमने पढ़ लिया था। साइनस एरिथमिया आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, ये सब भी कवर हो गया था। प्रीमेच्योर जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस, जंक्शनल रिदम, ये भी आपको पढ़ाया था मैंने। एट्रीवेंट्रिकुलर नोडल रीएंट्री टैकिकार्डिया भी पढ़ लिया था।
वालेकुम अस्सलाम अदीका। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस भी पढ़ लिए थे आई थिंक। एग्जैक्टली। ओके, फिर वीटीवीएफ के बारे में आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट भी है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया फिब्रिलेशन, ये आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। आइडियोवेंट्रिकुलर रिदम भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। वेंट्रिकुलर एसिस्टली आई थिंक मैंने नहीं पढ़ाया। यस एग्जैक्टली। आइडियोवेंट्रिकुलर रिदम तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके। अब नेक्स्ट जो है बेटा वो हम ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेंट्रिकुलर एसिस्टली। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। दिस इज कॉमनली कॉल्ड फ्लैट लाइन। वेंट्रिकुलर एसिस्टली, सिस्टली किस चीज़ को कहते हैं बेटे? कॉन्ट्रैक्शंस को कहते हैं। और एसिस्टली मीन्स एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और वेंट्रिकुलर मीन्स वेंट्रिकल। यानी वेंट्रिकुलर एसिस्टली यानी जो वेंट्रिकल्स हैं उसकी कॉन्ट्रैक्शन एकदम से बिल्कुल स्टॉप हो जाना, एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। सो यू नो कि जो फ्लैट लाइन ऑब्वियसली बनेगी बिकॉज वर्टिकल्स का काम है कार्डिक आउटपुट देना, ब्लड सप्लाई करना टुवर्ड्स द बॉडी, तभी तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो है वो अलाइव रहते हैं। और जब बॉडी की तरफ कार्डिक आउटपुट ही नहीं जाएगा, ब्लड जाएगा ही नहीं, तो वीनस रिटर्न किस तरह से आएगा? सो कॉमनली कॉल्ड फ्लैट लाइन वेंट्रिकुलर एसिस्टली, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंट QRS complexes, although P wave may be apparent for a shorter duration in two different leads. देन वही बात जो आपको मैंने बताई कि जब कार्डिक आउटपुट ही नहीं आएगा तो फिर एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता से पी वेव भी आपकी वैनिश हो जाती है। देयर इज नो हार्ट बीट, नो पल्पेबल पल्स एंड नो रेस्पिरेशन। विदाउट इमीडिएट ट्रीटमेंट वेंट्रिकुलर एसिस्टली इज फटल। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन एंड इमरजेंसी सर्विसेज आर नेसेसरी टू कीप द पेशेंट अलाइव। ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा जब इस तरह का कोई सिचुएशन होता है, पेशेंट एसिस्टली की तरफ चला जाता है, एक फ्लैट लाइन अगर आपके कार्डिक मॉनिटर के ऊपर शो होना शुरू हो जाए तो फ़ौरन से आप सीपीआर स्टार्ट करते हैं पेशेंट्स का। क्यों? क्योंकि फिर हम आर्टिफिशियली अपना जो हार्ट है उसे पंप करना शुरू करते हैं। ठीक है, सो सीपीआर। और समटाइम हमें डीफैब की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उसे फॉलो करता है। पॉसिबल कॉजेज इसके बेटे हाइपोक्सिया हो सकता है, एसिडोसिस, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, किसी ड्रग का ओवरडोज हो गया है, और हाइपोथर्मिया, सीवियर हाइपोथर्मिया। इंटूबेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंट्रावीनस एक्सेस आर द फर्स्ट रिकमेंडेड एक्शन। इंटूबेट करना पड़ता है पेशेंट को, फॉरन ईटी ट्यूब डाली जाती है फॉर द एयरवे पेटेंसी, और नीड हो तो जाहिर है उसके साथ हम फिलहाल एम्बो बैग से इनिशियल स्टेज के ऊपर जो हम सीपीआर कर रहे होते हैं तो एम्बो बैग के थ्रू हम उसे रेस्पिरेशन देते रहते हैं, और जो कार्डिक कंप्रेशन है उसके थ्रू हम हार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं। और ज़रूरत पड़े तो पेशेंट को जब हार्ट रिट्रीव कर जाता है पेशेंट तो फिर वेंटिलेटर पर भी डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट। और ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग में भी अटेम्प्टेड। ट्रांसक्यूटेनियसली ये जो हम आगे पेस मेकर पढ़ेंगे तो टेम्परेरी पेसमेकर जो है वो भी अकॉर्डिंग टू द नीड और पेशेंट की सिचुएशन हम उस तरफ भी जा सकते हैं। A bolus of intravenous epinephrine should be administered and repeated at 3 to 5 minutes interval। एपिनेफ्रिन का काम क्या था? जिस तरह से हमारी बॉडी में नेचुरली ये हार्मोन रिलीज होते हैं, इसी तरह से हमारी जो इंजेक्शन की फॉर्म में भी ये आते हैं। इनका काम बेसिकली दे आर आइनोट्रोपिक मेडिकेशन, ये जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसे इंक्रीज करते हैं, उसे बढ़ाते हैं। They are followed by 1 milligram bolus of atropine. This is also inotropic medication at 3 to 5 minutes intervals. Because of the poor prognosis associated with asystole, if the patient does not respond to these actions, another aimed at correcting underlying cause, resuscitation efforts are usually ended। ये आपको पता है जब पेशेंट को आप सीपीआर दे रहे हैं या इवन आपने डीफैब भी कर दिया पेशेंट को, उसके बाद एक टाइम ही होता है। अगर पेशेंट ने ज़ाहिर मैंने आपको बताया विद इन सेकेंड्स पेशेंट की ब्रेन डेथ होती है। सो अगर आपका पेशेंट रिट्रीव कर जाता है इन तमाम आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं, एक्शंस हैं, इनसे अगर ज़ाहिर और आपने अंडरलाइन कॉज को भी ट्रीट करने की कोशिश की, अगर आपका पेशेंट रिट्रीव नहीं करता तो ऑब्वियसली हम ऐसा तो नहीं है कि 2 घंटे तक पेशेंट को सीपीआर ही करते रहेंगे। सो रिससिटेशन जो एफर्ट्स है हमारे उनको यूजुअली हम स्टॉप कर देते हैं। सो दिस इज़ द रेफरेंस आपकी ब्रूनर जो सिद्धार्थ की बुक है उसी से मैं तमाम लेक्चर जो है बना रही हूँ। अभी हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर लास्ट टॉपिक ऑफ सीवीएस ऑफ दिस यूनिट, दैट इज़ हार्ट ब्लॉक और पेसमेकर के बारे में हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन है बेटे यहाँ तक? जो आपको टाइप्स ऑफ डिस्रिथमियास पढ़ाए हैं उसमें बड़ा क्लियरली आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट डिस्रिथमियास थे, वैसे तो बहुत सारे पढ़ाए लेकिन उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जो हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं और हमारे स्टूडेंट को पता होने चाहिए, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मीनवाइल मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करती हूँ।
ओके, आपकी समर वेकेशन से रिलेटेड कोई मैसेज मिला है स्टूडेंट्स आपको सेकेंड ईयर? डिड एनीवन रिसीव एनी मैसेज रिगार्डिंग योर समर वेकेशंस? और देखें कितने कम बच्चे हैं अभी तक, जस्ट 11 स्टूडेंट्स आए हियर, दिस इज़ रियली बैड। आजकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स भी बहुत कम होते जा रहे हैं, कम कम क्लास लेने आते हैं, पहले अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती थी आप लोगों की। व्हाट? यस मैम, हदीका, मैसेज मिला है समर वेकेशन से रिलेटेड? ओके स्टूडेंट, चलें अगर 11 जनवरी से दोबारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है तो फिर इंशाल्लाह हम अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे 11 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। आज इंशाल्लाह सीवीएस को कंप्लीट कर लेते हैं। और तमाम स्टूडेंट्स के लिए आपकी समर वेकेशंस हैं, आप घर पे हैं, तो जो भी टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं आप सबके पास बुक्स मौजूद हैं। पीपीटीज़ नहीं है मुझे बताइए, मैं आपको सेंड कर दूँगी। जो कुछ पढ़ा चुकी हूँ उनकी अच्छे से आपने प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जब आप वापस आएँगे तो अगर आप कॉलेज आ गए तब तो 100% श्योरिटी है कि मैं आपके जो है टेस्ट स्टार्ट कर दूँगी। हम मीनवाइल आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन जो कुछ आप पढ़ चुके हैं उसके टेस्ट स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? और अनदर टास्क कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा आपने ब्रूनर रसूदात की बुक में से अपना एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर करना है, ताकि जब मैं पढ़ाना शुरू करूँ तो आप लोगों को जल्दी-जल्दी से चीज़ें समझ आएँ। ओके, अब हम हार्ट ब्लॉक जो हमारा लास्ट इस यूनिट का टॉपिक रह गया उसे कंप्लीट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या हैं? वी विल डिफाइन हार्ट ब्लॉक एंड इट्स टाइप्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक, define pacemaker, explain its component, explain the function of pacemaker, discuss the types of pacemaker, discuss the nursing management for a patient with pacemaker, and list the potential complications of pacemaker. ओके, इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट, ये जो हम अभी पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं वही थोड़ा सा रिव्यू है कि आपका एसए नोड है, आपको पता है उससे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती हैं वो टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ दी जो आपका हार्ट है लेफ्ट साइड उस तरफ भी मूव करती है, और डाउनवर्ड टूवर्ड्स द एवी नोड में भी मूव करती है। जो ग्रीन ग्रीन पिक्चर है ये सारी आपको इलेक्ट्रिकल जो आपका पोटेंशियल है उसको जो इम्पल्स जनरेट हो रही है उसे शो करें। फिर एवी नोड से आपके जो बंडल ऑफ हिस है, और फिर उसके बाद राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और फिर परकिंजी फाइबर जो कंडक्शन पाथवेज हैं, इनमें जो ये पूरा इस तरीके से सर्कुलेट करता है, ठीक है? नॉर्मल कंडक्शन पाथवे यही है। ऐसे नोड से एट्रियल मसल्स ऐसे नोड पे जनरेट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, और फिर ये ऐसे नोड जो है इससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव करती है टूवर्ड्स द एवी नोड से बंडल ऑफ हिस की तरफ, फिर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में, और फिर जो परकिंजी फाइबर्स है उन तक जाती है, और फिर आपके मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो ये भी वही चीज़ रिपीट हो रही है कि आपको बताया था
चीज़ें जो आपको पहले बता चुकी हूँ कि ऐसे नोड से जब आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी आपके एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पीवीएफ जनरेट होती है। उसके बाद ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो मूव करती है विद एट्रियल डीपोलराइजेशन कंप्लीट। जैसे ही एट्रिया की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कंप्लीट होती है तो इम्पल्स एक मामूली सा डिले आता है इसके दरमियान में कि वो एवी नोड तक जाती है, क्योंकि ये डिले इसलिए होता है कि जो आपके वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले फुली रिलैक्स हो जाएं और फिल हो जाएं। फिर वेंट्रिकल की जिस टाइम डीपोलराइजेशन होती है यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एपेक्स के ऊपर तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसके बाद फिर आपको बताया था कि वेंट्रिकल की जब डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो वेंट्रिकल रिपोलराइज करते हैं, दोबारा से उसमें ब्लड की फिलिंग स्टार्ट होती है, उस वक्त आपकी टीवीएफ जनरेट होती है। ठीक है बेटे, सो ये आपको पहले भी पढ़ा दिया था, ये वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। प्लेसमेंट ईसीजी की आपको पता होनी चाहिए कि किस किस जगह पे हम जब ईसीजी करते हैं पेशेंट्स की तो आपको लीड प्लेसमेंट मालूम होनी चाहिए बेटे। V1 जो होती है 6 लीड्स होती हैं, चेस्ट लीड्स की बात कर रही हूँ, उसके अलावा आपकी आर्म और लेग की लीड्स भी होती है। चेस्ट लीड जो होती है 6 लीड्स होती हैं बेटे। V1 कहाँ लगाते हैं? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू द राइट ऑफ द स्टर्नम, यानी राइट साइड ऑफ द चेस्ट पे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में V1 लगाई जाती है। V2 फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, और V3 जो होती है डायरेक्टली V2 और V4 के दरमियान में लगाई जाती है। सो V4 पता होनी चाहिए कहाँ लगेगी, वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन। अब ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पता होंगी कि मिड क्लेविकुलर जो क्लेविकल होता है उसके दरमियान में एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं हम सेंटर में, दैट इज मिड क्लेविकुलर लाइन। और उसके बाद V5 जो है लेवल विद V4 एट लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। इसी तरह से V6 लगाई जाती है लेवल विद V5 एट मिड एक्सिलरी लाइन डायरेक्टली अंडर द मिड पॉइंट ऑफ द आर्म पिट। ठीक है बेटे, इस तरह से ईसीजी की लीड प्लेसमेंट होती है। हार्ट ब्लॉक की डेफिनेशन देख लेते हैं। हार्ट ब्लॉक इज बेसिकली एन एबनॉर्मल हार्ट रिदम वेयर द हार्ट बीट्स टू स्लोली, यानी हार्ट बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा ब्रेडिकार्डिक हो जाता है। इन दिस कंडीशन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट टेल द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट आर पार्शली और टोटली ब्लॉक्ड बिटवीन द अपर चैम्बर्स एट्रिया एंड द लोअर चैम्बर वेंट्रिकल। यानी बेसिकली वो तमाम जो सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जिन्होंने हार्ट को बताना है कि जी आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो पार्शली या फिर कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में कहीं पे, जिसकी वजह से पहले तो हार्ट ज़ाहिर है बहुत स्लो बीट करेगा, ब्रेडिकार्डिया की तरफ जाएगा, और फिर उसके बाद अगर ये थोड़ा चंद सेकंड्स के लिए इसी तरह से सिचुएशन रहेगी तो हार्ट जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लॉक हो सकता है। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड हार्ट ब्लॉक। टाइप्स हैं हार्ट ब्लॉक की, या क्लासिफिकेशन कह सकते हैं, हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसको फर्स्ट डिग्री एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक भी कहते हैं, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जिसको सेकंड डिग्री एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक भी कहते हैं, और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक दैट इज कॉल्ड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या है? फर्स्ट डिग्री एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक और PR prolongation is a disease of the electrical conduction system of the heart in which the PR interval is lengthened beyond 0.20 सेकेंड। यानी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा है कि जाहिर है जो पी वेव एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको पता है बनती है, और आपके जो क्यू आर वेव यानी जो बनती है आर वेव एक टाइम पीरियड है ना, आपने देखा है कि पी और QRS कॉम्प्लेक्स के दरमियान बहुत कम डिले होता है। ठीक है, सो आपको बताया था 0.12 से 0.20 सेकेंड का इंटरवल होता है जो कि नॉर्मल है। तो जब वो इन दोनों के दरमियान में कहीं पे आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टक होकर रह गई है, सो ऑब्वियसली पी और आर के दरमियान का इंटरवल तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पी वेव बनेगी, लेकिन आगे कहीं वो आगे मूव करेगा तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आर वेव बनेगी ना, तो वो इसके दरमियान में ही कहीं आपका जो वो इम्पल्स जनरेट हुई थी वो स्टक होकर रह जाती है, जिसकी वजह से ये डिले हो जाता है 0.20 सेकेंड से ज़्यादा का जो है टाइम पीरियड जो है वो लेंथन कर जाता है, यानी पी आर का जो इस दरमियान का जो इंटरवल है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। और ये आपको मैंने पिक्टोरल भी दिखाया कि प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल हो जाता है। ये देखें, फर्स्ट वाले में देखें, फिर सेकंड वाले में देखें, ये आपको शो हो रहा है कि पी और आर के दरमियान काफ़ी ज़्यादा गैप आ चुका है। ठीक है बेटे, उसके बाद फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक के जो कॉजेज हो सकते हैं, इंट्रिंसिक एट्रियोवेंट्रिकुलर कोई, यानी जो एट्रियो एवी नोड है आपका, ठीक है, उसकी कोई हो सकता है इटसेल्फ कोई डिजीज हो ना, एवी नोड की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से
जो आपका फर्स्ट यानी एट्रिया में तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एट्रिया में तो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, उसके बाद वो एवी नोड तक ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, जिसमें एवी नोड की कोई अपनी इटसेल्फ एवी नोड का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा बेटे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, पर्टिकुलरली एक्यूट इंफीरियर वॉल एमआई, मायोकार्डाइटिस में इस तरह की चीज़ें नज़र आ सकती हैं आपको। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज सच एज हाइपोकलीमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया। कुछ ड्रग्स का यूज़ हो सकता है, स्पेशली दोज ड्रग्स दैट इंक्रीज द रिफ्रैक्टरी टाइम ऑफ द एवी नोड देयर बाय स्लोइंग कंडक्शन। यानी कुछ ऐसी ड्रग्स जिनका स्पेशली एवी नोड के ऊपर इफेक्ट है, वो हो सकता है उसके कंडक्शन के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करती हो, तो ऐसी ड्रग्स की वजह से भी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो सकता है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में ऐसे नोड जो होगी आपकी, मैंने आपको बताया वो तो नॉर्मल है, तो इसलिए नॉर्मल पीवीएफ जनरेट होगी। एवी नोड की कंडक्शन स्लो हो चुकी है, इसीलिए पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द कंडक्शन नॉर्मल है, तो इसलिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। नॉर्मल सिग्निफिकेंस क्लिनिकल इसकी कोई नहीं है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये है कि अगर हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे और तो ये सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है बेटा, उसमें दो टाइप्स हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 है। ठीक है, जो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का टाइप 1 है, ये इसको मोबिट्स टाइप 1 भी कहते हैं, वेंक बीच हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। इसके नाम बार बार आपको समझाती हूँ, सारे आपने याद रखने हैं। इसमें कंडक्शन थ्रू द एवी नोड प्रोग्रेसिवली डिलेड अंटिल अ ड्रॉप बीट इज सीन। अब इसमें जाहिर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट से सेकंड में प्रोग्रेस कर सकता है। सेकंड में फिर क्या है कि वो जो एवी नोड की कंडक्शन है वो इस तरीके से इसमें हो रही होती है प्रोग्रेसिवली, आहिस्ता आहिस्ता, यानी अब यहाँ पे एवी नोड का जो कंडक्शन है वो फर्दर डिले होना शुरू हो जाता है अंटिल के एक बीट बीच में से मिस होना शुरू हो जाए। ठीक है बेटा। सो सेकेंड डिग्री एट्रोवेंट्रिकुलर ब्लॉक और सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस, डिले और इंटरप्शन ऑफ एट्रियल इम्पल्स कंडक्शन थ्रू द एवी नोड टू द वेंट्रिकल्स। यानी इसमें जो फर्स्ट वाली सिचुएशन में हम पढ़ रहे थे कि जो पी वेव है वो नॉर्मली जनरेट हो रही है, एट्रिया नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ मामूली सा डिले आ जाता है कि आपकी एवी नोड तक जो कंडक्शन है उसमें, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली इतना प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता डिले बढ़ना शुरू हो जाता है, और उस वक्त तक जो है सेकंड डिग्री के अंदर आता है जब तक कोई हार्ट बीट बीच में से एक मिस ना होना शुरू हो जाए। सो यानी डिस्टर्बेंस भी है या फिर डिले है या फिर एट्रियल इम्पल्सेस जो जनरेट हो रही हैं उनकी कंडक्शन में किसी भी किस्म की इंटरप्शन आ सकती है। कॉजेज इसके बेटा ड्रग्स है, जैसे बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, स्पेशली अमाइड्रॉन वगैरह। कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, रोमैटिक फीवर, मायोकार्डाइटिस है, वेरिसेला जोस्टर वायरस इन्फेक्शंस हैं, रोमैटिक डिजीजेज है, हाइपोक्सिया, हाइपरकलीमिया, हाइपोथायराइडिज्म, इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दीज आर द कॉजेज। और पीआर इंटरवल इसमें बेटा प्रोलॉन्ग होगा विद ईच बीट अंटिल अ ड्रॉप बीट इज सीन। द पीआर इंटरवल इज नॉट कांस्टेंट। अच्छा, प्रोलॉन्ग भी होगा और कांस्टेंट भी नहीं होगा। समटाइम कहीं आपको बहुत विद इन द नॉर्मल रेंज 0.12 से 0.20 सेकेंड्स के दरमियान नज़र आ सकता है, और कुछ उसी स्टेप में आप देखें 2-3 स्टेप्स के बाद आपको वो प्रोलॉन्ग भी नज़र आ सकता है। आफ्टर ईच ड्रॉप्ड बीट द पीआर इंटरवल इज नॉर्मल एंड द साइकिल स्टार्ट अगेन। जैसे ही पेशेंट का एक बीट मिस होगी उसके बाद वाला जो पीआर इंटरवल है वो हमेशा आपको नॉर्मल मिलेगा और साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर एबनॉर्मेलिटी की तरफ चला जाएगा। ये पिक्टोरल मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, अगर आप देखें और इसको अंडरस्टैंड करें तो जो मैंने आपसे बात कही पीआर इंटरवल ये आपका छोटा सा पीआर इंटरवल है, ये नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ये न्यू साइकिल के स्टार्ट के बाद आपको नजर आ रहा है। आगे देखें तो पीआर इंटरवल एक तो आपको लॉन्ग लेंथन भी नजर आ रहा है और उसमें रेगुलरिटी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही लेंथ के आपको पीआर इंटरवल नजर आ रहे हैं और फिर उसके बाद ये एक दरमियान में आपको जो नजर आ रहा है इसमें आपको दो पी वेव नजर आ रही है, इनके दरमियान का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कोई भी नहीं है, यानी यहाँ पे एक बीट जो है वो ड्रॉप हुई है। इसके बाद फिर नॉर्मल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपका पीआर इंटरवल 0.12 से 0.20 सेकंड के दरमियान में होगा। सिग्निफिकेंस इसकी बेटा यही है कि पेशेंट आपको बड़ा लिथार्जी सा लगेगा, ज़ाहिर है ब्रेन को सही से ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो कन्फ्यूजन हो सकती है और इट में लीड टूवर्ड्स द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। कंडक्शन थ्रू द अब जो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की टाइप 2 है उसमें कंडक्शन थ्रू द एवी नोड इज कांस्टेंट, पीआर इंटरवल इज नॉर्मल एंड कांस्टेंट, ओकेजनली अ ड्रॉप बीट इज सीन। अच्छा, इसमें फिर क्या होता है कि जो सेकेंड डिग्री ही हार्ट ब्लॉक है इसकी जो सेकेंड टाइप है मोपिट्स टाइप, उसमें ये होता है बेटे कि यूजुअली आपका जो कंडक्शन हो रही है एवी नोड से वो कांस्टेंट हो जाती है, यानी ये बेशक थोड़ी सी डिलेड है लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर चल रही होती है। इसी वजह से आपका पीआर इंटरवल भी कंपैरेटिवली नॉर्मल हो जाता है और कांस्टेंट हो जाता है, बेशक डिलेड होगा लेकिन थोड़ी सी उसके अंदर आपको रेगुलरिटी
रिदम नज़र आएगा। ओकेजनली इसमें भी एक बीट जो है वो ड्रॉप होती है। ये देखिए दोनों मैंने आपको जो बताया पीआर इंटरवल दोनों जो है सेम लेंथ के हैं और इसमें फिर एक बीट जो है वो ड्रॉप हो जाती है। इसकी सिग्निफिकेंस भी कोई इतनी खास नहीं है। ट्रीटमेंट इसकी यही है कि हमें पेस मेकर लगाना पड़ता है पेशेंट को, और इनमें ऑल्सो क्योंकि ये डिग्री 2 की टाइप है, टाइप 2, तो इट में ऑल्सो लीड टूवर्ड्स द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब जो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक जिसे हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं, दिस इज द कंप्लीट फेलियर ऑफ द एवी नोड। नो इम्पल्सेस फ्रॉम द साइनस नोड विल पास थ्रू टू द वेंट्रिकल। जैसे प्रोग्रेसिवली एवी नोड तक कंडक्शन स्लो हो रही थी, अब यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली एवी नोड तक कोई इम्पल्सेस साइनस नोड से नहीं पहुंच सकेंगी और वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सम पार्ट इफ द कंडक्शन सिस्टम विल टेक ओवर एज अ पेसमेकर ऑफ द हार्ट इवन अ मायोकार्डियल सेल 10 to 15। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि अगर इटसेल्फ जो मैंने आपको बताया था, समटाइम ऐसा भी होता है कि जो हमारे अल्लाह ताला ने हमारे जो हार्ट मसल्स हैं उनके अंदर जो ये पावर रखी थी कि अगर आपको ऐसे नोड से कंडक्शन नहीं भी मिल रही तो जो इटसेल्फ पूरा हमारा कंडक्शन सिस्टम है वो अगर टेक ओवर कर लेता है सारी चीज़ों को, यानी कॉन्ट्रैक्शन का या तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने का काम खुद अपने सर ले लेता है, तो थोड़ा बहुत एज अ पेस मेकर वो काम करना शुरू कर देता है। हार्ट की कुछ देर तक जो है वो ज़ाहिर है उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। आपको जो आपके मायोकार्डियल सेल्स हैं इटसेल्फ अगर वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ यानी एवी नोड खुद जनरेट करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और जो आपके बंडल ऑफ जो परकेंजी फाइबर्स हैं, जो मसल सेल्स हैं मायोकार्डियल सेल्स के, तो वो थोड़ी देर के लिए तो इन चीज़ों को ज़रूर कंपनसेट कर सकेंगे। और जो हार्ट बीट है लेकिन उसको बहुत ही कम होगी बेटा, 10 to 15 या 20 बीट्स पर मिनट तक होगी। सो आई थिंक यू कैन इमेजिन कि एक जो ओल्डर एडल्ट है उसकी तकरीबन 60 to 80 जो नॉर्मल हार्ट बीट है उसमें 10 to 15 हार्ट बीट क्या ब्लड सप्लाई करेगी और क्या वो काम आएगी पेशेंट के। Third degree atrioventricular block, also referred to a third degree heart block or complete heart block, it is a disorder of the cardiac conduction system where there is no conduction through the atrioventricular node. पी वेव का रेट नॉर्मल है, वेंट्रिकुलर रेट बहुत ज़्यादा स्लो है, वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स में बी ब्रॉड आइडियोवेंट्रिकुलर रिदम की तरह। कंप्लीट डिसोसिएशन बिटवीन द पी वेव्स एंड द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस। ये इनिशियल स्टेजेस हैं, यानी पी वेव आपको नज़र आ रही होगी, रेट नज़र आ रहा होगा नॉर्मल। जो मैंने आपसे कहा कि एक रिदम के ऊपर वो ज़रूर कंपनसेट करने के लिए हमारा हार्ट जो है वो खुद से इम्पल्स जनरेट करना शुरू कर देता है, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जो वेंट्रिकुलर का रिदम है वो भी स्लो होना शुरू हो जाता है। जब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाएगा तो उसमें आपको इस तरह से लाइक कोई चीज़ें, ये देखें अभी मैं आपको दिखा दूँ, पी वी एफ फिर भी जनरेट हो रही, क्यों? क्योंकि एट्रिया आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो एवी नोड से आगे जो कंडक्शन है वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें आपको एक आध क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपको ज़रूर नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो इटसेल्फ जब आपके जो मायोकार्डियल सेल्स हैं वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करना शुरू करते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए आफ्टर 10 to 15 या 20 बीट्स पर मिनट के लिहाज से वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो काफ़ी देर बाद आपको एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, लेकिन पी वेव्स जो हैं वो आपको उसमें नज़र आएंगी ईसीजी में। सिग्निफिकेंस इसकी बेटा, इतना ज़्यादा कम कार्डिक आउटपुट है, ब्लड सप्लाई नहीं प्रॉपरली हो रही, सो अल्टीमेटली पेशेंट के स्पेशली अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, सो कन्फ्यूजन, डिजीनेस, लो ब्लड प्रेशर एंड इट मे लीड टूवर्ड स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब सिंपल ये होता है कि आपका जो पेशेंट है जो आपका पेशेंट है वो बिल्कुल मतलब कहना चाहिए स्टंट हो जाएगा, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा इन चीज़ों को, और इट में लीड टूवर्ड्स वीटी और वीएफ, और ट्रीटमेंट इसके फिर पेस मेकर ही है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए बेटा, समझ आ गई है आपको? अब हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच आर यूज्ड टू पेस द हार्ट व्हेन द नॉर्मल कंडक्शन पाथवे इज डैमेज्ड और डिजीज। यानी ये जो पूरा आपको एसए नोड, एवी नोड, ये पूरा जो कंडक्शन पाथवेज आपको बार बार समझाया, इसमें कुछ भी हो जाता है, या डैमेज हो जाता है या डिजीज हो जाता है, तो ऑब्वियसली हमें अपने पेशेंट के हार्ट को चलाने के लिए, उसके पेस को मेंटेन रखने के लिए, उसकी नॉर्मल कंडक्शन को रेगुलेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम यूज़ करते हैं जिसे हम पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर के जो कंपोनेंट्स है बेटा, पल्स जनरेटर होता है, पेसिंग लीड होती है, और हेल्दी मायोकार्डियम। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पेसिंग सिस्टम के, उसके बगैर आपका पेस मेकर काम नहीं कर सकता। ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, पल्स जनरेटर, ये वो डिवाइस है बेसिकली जिससे पल्स जनरेट होती है। जिस तरह से अगर हमारा एसए नोड, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है, मैंने बताया था, एसए नोड अगर ब्लॉक हो जाता है या काम नहीं कर सकता, डिजीज है, डैमेज हो जाता है, तो एवी ब्लॉक जो है उसका चार्ज संभाल लेता है, लेकिन उसका ज़ाहिर है कंडक्शन सिस्टम भी बहुत स्लो है, हार्ट रेट बहुत कम होता है उससे, और वो कब तक उस चीज़ को रेगुलेट करेगा हार्ट बीट को। सो
पल्स जनरेटर का काम यही होता है कि वो आपकी जो हार्ट है उसकी बीट्स को क्रिएट करता है, हार्ट की बेसिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। सो दिस इज पल्स जनरेटर। सेकंड चीज़ होती है बेटा पेसिंग लीड, यानी ज़ाहिर है उसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से करवानी है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना बेसिकली। सो उस लीड को हम मसल्स के साथ जो है ज्वाइंट करते हैं, दैट इज पेसिंग लीड। इसका काम होगा कि जब पल्स जनरेटर पल्स जनरेट करे तो वो फ़ौरन से मसल्स तक पहुँचे, और उसके लिए आगे हमें हेल्दी मायोकार्डियम भी चाहिए। अगर हम पल्स जनरेट करते रहे लेकिन हमारे जो मायोकार्डियम है वो डैमेज्ड है, तो वो तो उस तरह से हार्ट बीट जनरेट ही नहीं कर सकेंगे। सो दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पेसिंग सिस्टम। पल्स जनरेटर हो, उसके बाद एक लीड हो जो इस जो पेसिंग मैकेनिज्म है जो पल्स जनरेट हो रही है उसे आगे सप्लाई करे, और फिर जो हेल्दी मायोकार्डियम चाहिए जो उसके रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट कर सके। पेसमेकर के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटे, पेसिंग फंक्शन है, सेंसिंग फंक्शन है और कैप्चर फंक्शन है। जो इनको हम देख लेते हैं। जो पेसिंग फंक्शंस है वो क्या होते हैं, पेसिंग नाम से समझ आ रहा है, दिस रेफर्स टू द डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया और वेंट्रिकल रिजल्टिंग फ्रॉम एन इम्पल्स डिलीवर्ड फ्रॉम द जनरेटर डाउन अ लीड टू द हार्ट। तो एक तो पेसमेकर पेसिंग का काम करता है, यानी वो जो पल्स जनरेटर जैसे ही पल्स जनरेट करता है तो उसके रिस्पॉन्स में वो एट्रिया और वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक तो ये पेसमेकर का फंक्शन है। दूसरा सेंसिंग फंक्शन है बेटा। सेंसिंग इट रेफर्स टू द डिटेक्शन बाय द जनरेटर ऑफ इंट्रिंसिक एट्रिया और वेंट्रिकुलर depolarizer signal that are conducted up a lead. Sensed events are caused by the pacemaker logic to appropriately timing the pacing impulses. अच्छा, सेंसिंग एक और फंक्शन है पेसमेकर का, यानी ये उसकी एबिलिटी होती है पेसमेकर की कि वो चीज़ों को सेंस करता है। अगर दरमियान दरमियान में कहीं भी आपका हार्ट खुद से अगर कोई इम्पल्स जनरेट करेगा, तो अगर पेसमेकर के अंदर सेंसिंग कैपेसिटी है तभी तो वो इस चीज़ को सेंस कर सकेगा कि हाँ जी अब आपके हार्ट ने, मसल्स ने या आपके हार्ट के कंडक्शन सिस्टम ने खुद से एक इम्पल्स जनरेट की है, तो अब मैं इस वक्त इम्पल्स जनरेट ना करूँ। मतलब वो उसको रेगुलराइज कर रहा होता है आपकी हार्ट बीट को और रिदम को। दिस इज़ द पेसमेकर की बड़ी अच्छी क्वालिटी कह लें, फंक्शन कह लें, उसकी कैपेसिटी है कि जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को जो है सेंस करके और जो एक रिदम है आपका और हार्ट रेट है उसको मेंटेन करता है आपकी बॉडी के साथ। और कैप्चर फंक्शन है तीसरा। कैप्चर फंक्शन का सिंपल ये मतलब है कि उसके रिस्पॉन्स में जो ज़ाहिर मसल्स को वो करवाना है, यानी कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, दैट इज़ द कैप्चर फंक्शन। कि उसने पल्स जनरेट हुई है तो उसके बाद पेसिंग जो वायर है उसके थ्रू उसका सिग्नल्स पहुंचाना टिल द मसल्स कि वो इस चीज़ को कैप्चर कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके। ओके, पेसमेकर की टाइप्स हैं बेटे। परमानेंट पेसमेकर होते हैं और टेम्पररी पेसमेकर्स होते हैं। नाम से समझ आ रहा है परमानेंट पेसमेकर, फिर परमानेंटली जो है किसी पेशेंट को अगर हमें उसकी हार्ट बीट मेंटेन करने के लिए लगाना पड़े, ऐसे नोड उसका कम्प्लीटली फेल हो गया है, तो वहाँ हम परमानेंट पेसमेकर यूज़ करते हैं। आपको मैंने पिक्चर से दिखाने की कोशिश भी की, अभी डिटेल में आगे हम इसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सेकेंड वन है टेम्पररी पेसमेकर। The permanent pacemaker, it is implanted totally within the body. Power source is implanted subcutaneously, usually over the pectoral muscle on the patient's non-dominant side. The pacing leads are threaded transvenously to the chamber to be paced. ठीक है जी। देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा परमानेंट पेसमेकर में ये एक जो डिवाइस है। एक तो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड की जो आपका हार्ट है, सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी है, वहाँ हम रखते हैं और मतलब सबक्यूटेनियसली रखते हैं। जो सबक्यूटेनियस है उसके नीचे इसको हम इम्प्लांट कर देते हैं और फिर ये वायर जो होता है देखें सबक्लेवियन वेन के थ्रू आपके जो मायोकार्डियम है वहाँ तक गया हुआ, यहाँ से पल्स जनरेट होती रहेगी पेसिंग वायर के थ्रू, फ़ौरन से कंडक्शन होती रहेगी टिल द मसल्स और वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे। इंडिकेशन परमानेंट की बेटा क्या है, अगर किसी का कम्प्लीटली एवी ब्लॉक हो जाता है, सेकेंड और थर्ड डिग्री ब्लॉक जो हम अभी हार्ट ब्लॉक पढ़ चुके हैं, कार्डियोमायोपैथी है बहुत ज़्यादा, और ब्लॉक ऑफ द बंडल ब्रांचेस, वो जो आपके राइट और लेफ्ट साइड के बंडल ब्रांचेस हैं वो ब्लॉक, उनका ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और ऐसे नोड आपका डिसफंक्शन हो चुका है या फिर टेकी डिस्रिथमियाज आपके पेशेंट को है, तो ये इंडिकेशंस है जिनमें हम पेशेंट को परमानेंट पीपीपी लगा सकते हैं, परमानेंट पेसमेकर पीपीएम लगा सकते हैं, परमानेंट पेसमेकर। अब परमानेंट जो पेसमेकर के दो किस्म के मोड्स हैं बेटे, एक फिक्स रेट पे होता है, एक डिमांड पे होता है। फिक्स रेट नाम से समझ आ रहा है कि ये एक कॉन्स्टेंटली फायर करता रहेगा एट अ प्रीसेट रेट, हमने जो रेट उसका फिक्स कर दिया उसी के ऊपर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता रहेगा और फायर करता रहेगा विदाउट रिगार्ड टू द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट्स हार्ट। जो मैंने अभी बात डिस्कस की थी कि उसकी सेंसिंग पावर होती है कि दरमियान दरमियान में अगर हमारा हार्ट खुद से कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थोड़ी बहुत जनरेट कर रहा है तो वो उसे सेंस करके उसके अकॉर्डिंगली अपनी
जो एक्टिविटी है उसे रेगुलेट करता है, उसे मॉडिफाई करता है, बट फिक्स रेट में जो है वो एक कॉन्स्टेंटली फायर करता रहता है एट अ प्रीसेट रेट। डिमांड जो होता है वो दूसरी सिचुएशन है, इट डिटेक्ट्स द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, fires only when the electrical activity of heart drops below the preset rate। अगर वो उस वक्त सिर्फ अगर आपका हार्ट थोड़ा बहुत काम कर रहा है आपके पेशेंट का, तो वो आराम से खामोश बैठा रहेगा, खुद से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं करेगा। आपने एक हार्ट रेट उस पर सेट कर दिया है, अब अगर आपके पेशेंट का हार्ट रेट उससे कम यानी ड्रॉप करेगा, उसकी एक्टिविटी कम होगी तो ही वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। टेम्पररी पेस मेकर है बेटा, इट हैज़ अ पावर सोर्स आउटसाइड द बॉडी। टाइप्स इसमें ट्रांसवीनस पेस मेकर है। सबसे पहले लीड्स आर थ्रेडेड ट्रांसवीनसली टू द चैम्बर्स एंड अटैच इट टू द पावर सोर्स। यानी इसमें ये होता है उसी तरह से वीनस जो आपको बताया जो वेन्स हैं उसके थ्रू जो है आपका सबक्लेवियन वेन के थ्रू वायर उसी तरह से हार्ट के अंदर जाएगा, लेकिन जो जनरेटर है बेसिकली वो आपकी बॉडी से बाहर होता है, इसलिए इसको टेम्पररी पेस मेकर भी कहते हैं। और ट्रांसवीनस पेस मेकर इसलिए कहते हैं कि इसमें जो लीड्स हैं उनको थ्रेडेड किया जाता है ट्रांसवीनसली टिल द चैम्बर, चैम्बर तक पहुंचाया जाता है और फिर उसको बाहर अटैच कर दिया जाता है पावर सोर्स के साथ। उसके बाद बेटे एपिकार्डियल पेसिंग है। एपिकार्डियल पेसिंग में द पेसिंग लीड्स आर अटैच्ड टू द एपिकार्डियम ड्यूरिंग द हार्ट सर्जरी। ठीक है, यानी जब हार्ट सर्जरी हो रही होती है उसके दरमियान में ही जो आपको लेयर्स पढ़ाई थी, एपिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम में, जो बिल्कुल आउटर लेयर होती है आपकी एपिकार्डियम, उसके साथ इस पेसिंग वायर को अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, और सोर्स तो ऑब्वियसली बाहर ही रहेगा। फिर ट्रांसक्यूटेनियस पेसमेकर है, नॉन इन्वेसिव है, पावर सोर्स इज अटैच्ड टू लार्ज इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ओवर द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेस्ट। जो ट्रांसक्यूटेनियस पेसमेकर है, दिस इज बेसिकली जब हम आप अगर BLS का कोर्सेज करवाते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट के, तो उसमें जो ये इस तरह के पैचेस होते हैं यानी इलेक्ट्रोड्स को बेसिकली, ये बिल्कुल नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, जो लीड्स होती हैं उनके आगे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और उन्हें हम डायरेक्टली स्किन के ऊपर से ही उन इलेक्ट्रोड्स को जो है प्लेस कर देते हैं, और इसके साथ जो पावर सोर्स होता है उस थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती रहती है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड ऑफ द चेस्ट के ऊपर हम इसे लगा देते हैं। आई थिंक ध्यान से उसका नाम निकल गया। चले बहरहाल ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई पेसमेकर के, आपको टाइप्स पेसमेकर क्या होता है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, फिर आपको टेम्पररी और परमानेंट पेसमेकर बताया, इंडिकेशंस बताएं किस वक्त हमें जो है परमानेंट पेसमेकर पेशेंट को लगाने की ज़रूरत पड़ती है। फिर टेम्पररी में भी डिफरेंट टाइप्स आपको मैंने बता दी। नर्सिंग केयर देख लेते हैं पेशेंट की जिसको पेसमेकर लगा हो, तो कंटिन्यूसली ECG मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है उसके हार्ट रेट और रिदम की, और वाइटल साइज मॉनिटर करें फॉर एवरी 15 मिनट्स। ज़ाहिर है पेसमेकर के लिए अगर पेशेंट परमानेंट पेसमेकर है तो भी सर्जरी हुई है, या फिर टेम्पररी में भी आपको मैंने बताया अगर ओपन हार्ट सर्जरी हुई है तो उसके दौरान ये सारी चीज़ें, तो ओबियसली पेशेंट आपके पास आया है सर्जरी के बाद, आपने उसके वाइटल साइन हर 15 मिनट्स के बाद मॉनिटर करने हैं, उसका यूरिन आउटपुट, इनटेक आउटपुट, सारी चीज़ें मेंटेन करके रखनी है, रिटर्न में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। Observe for the presence of any type of dysrhythmia, avoid from the injury and insertion जब हो जाती है उसके बाद चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है, ये देखने के लिए कि ये अपनी जो पोजीशन है वहाँ मौजूद है या नहीं है। एंड मॉनिटर द साइन एंड सिम्टम ऑफ हीमोथोरिक्स एंड न्यूमोथोरिक्स। क्यों? क्योंकि जाहिर है आप कैथेटर के थ्रू वायर इंसर्ट करते हैं, सो इस तरह का कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, इवन अगर हम पेशेंट को डबल यूएन भी डालते हैं तो उसमें भी आइडियली यही सारी चीज़ें हमें देखनी होती है, तभी उसी पेशेंट को उसके बाद मॉनिटर करना होता है कि खुदा न खास्ता हमने रप्चर तो नहीं कर दिया। सो हीमोथोरिक्स या फिर न्यूमोथोरिक्स के लिए आप पेशेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। इवेल्युएट कंटिन्यूसली फॉर द एविडेंस ऑफ एनी ब्लीडिंग, कहीं से ब्लीडिंग ना हो रही हो। मॉनिटर फॉर एविडेंस ऑफ लीड माइग्रेशन, वायर है मूव भी कर सकता है, माइग्रेट भी कर सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकती है, उन चीज़ों के लिए आप चेक करते रहें। ऑस्कल्टेट करना है पेशेंट को फॉर पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकली सेफ इन्वायरमेंट, प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड रिलीव एंजाइटी। ओके, कॉम्प्लिकेशन जो पेसमेकर यूज़ करने की वजह से हो सकती हैं, यानी पेशेंट को हमने पेसमेकर लगाया है तो जो जो कुछ पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस है जो हो सकती हैं, अगर हमें पता ही नहीं होंगी तो हम उनसे कैसे अपने पेशेंट को बचाएंगे। कॉम्प्लिकेशन विच आर एसोसिएटेड विद द पेसमेकर, दे रिलेट टू देयर प्रेजेंस विद इन द बॉडी एंड इम्प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशंस में अराइज फ्रॉम अ पेसमेकर। लोकल इन्फेक्शन हो सकता है एट द साइट ऑफ द इंट्री, क्योंकि जाहिर है बॉडी के अंदर एक आउटसाइड से एक चीज़ अंदर जा रही है टेम्पररी पेस मेकिंग में स्पेशली,
की जो लीड होती है, ज़ाहिर है उसका जो जनरेटर है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी है, लीड अंदर गई हुई है, और सबक्यूटेनियस साइट हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द परमानेंट जनरेटर प्लेसमेंट। इन दोनों सिचुएशंस में आप अगर आउटसाइड ऑफ द बॉडी से कोई भी फॉरेन बॉडी के सॉरी कोई भी फॉरेन जो ऑब्जेक्ट है वो बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ चांस कि किसी भी किस्म का अगर हमने प्रॉपरली स्टेरिलाइजेशन का ख्याल नहीं रखा, स्टेराइल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट नहीं किया हमने, तो देयर इज़ अ चांस ऑफ लोकल इन्फेक्शन, बेटे ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग अगर होने के बाद अक्यूमुलेट हो जाए एक जगह, दैट इज कॉल्ड जमा हो जाए, क्लॉट हो जाए, दैट इज कॉल्ड हीमाटोमा। सो ब्लीडिंग एंड हीमाटोमा एट द लीड एंट्री साइट फॉर टेम्परेरी पेसिंग और एट द सबक्यूटेनियस साइट फॉर द परमानेंट जनरेटर प्लेसमेंट। के अलावा हीमोथोरिक्स फ्रॉम पंक्चर ऑफ द सबक्लेवियन वेन और इंटरनल मेमोरी आर्टरी, ventricular ectopy and tachycardia from irritation of the ventricular wall by the endocardial electrode, movement or dislocation of the lead placed transvenously, यानी मायोकार्डियम को हम परफोरेट भी कर सकते हैं। phrenic nerve, diaphragmatic or skeletal muscle stimulation if the lead is dislocated or if delivered energy is set high, ठीक है। और इसकी इंडिकेशन जो होती है, अगर डायाफ्राम बहुत ज़्यादा अगर वो हिट हो रहा है, उसकी जो नर्व है वो डैमेज हो रही हैं, तो हिकअप्स जो ज़्यादा पेशेंट को जो वो आती है, दैट इज़ द साइन। अगर इस तरह का आपके पेशेंट है जिसको पेसमेकर डला है और अगर बहुत ज़्यादा उसे हिकअप्स आ रही है, तो हमें इस चीज़ को ज़रूर देखना होगा दैट पेशेंट माइट गोइंग टूवर्ड्स एनी कॉम्प्लिकेशन। हो सकता है कि हमें डायफ्राम की जो नर्व है उसे उसे इरिटेट किया और उसकी स्टिमुलेशन की वजह से पेशेंट ये सारी चीज़ें फेस कर रहा है। रेयरली cardiac tamponade from bleeding resulting from removal of epicardial wires used for temporary pacing। वो जो temporary pacing के लिए हमने आपको बताया कि एपिकार्डियम में हम वायर इंजेक्ट करते हैं। सो रेयरली इस तरह के केसेस आते हैं, लेकिन अगर हमने प्रॉपरली उसको नहीं देखा, तो आपको पता है पूरी जिस तरह से आपके प्लूरल कैविटी होती है लंग्स के बारे, जिस तरह से आपके हार्ट के बाहर एक जो पूरी कैविटी आपको डिटेल में पढ़ाया था एपिकार्डियम के बारे में। सो वहाँ अगर ब्लीडिंग हो जाती है, तो उस कैविटी के दरमियान में जो ब्लीडिंग है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कार्डियक टैम्पोनाड। सो कार्डियक टैम्पोनाड भी, बट ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, वो इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। सो दिस इज़ द रेफरेंस, इट वाज ऑल अबाउट द सीबीएस। और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट आफ्टर योर समर वेकेशन हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, सो वी विल स्टार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो जो अभी स्टार्ट में आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी, चीज़ों को पोस्ट रीड करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को थोड़ा सा टाइम निकालें और बुक में से ज़रूर चीज़ों को पढ़ लें, क्योंकि टाइम कम ही है हमारे पास बेटा। और इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे जिस तरह से ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, साथ आपके टेस्ट वगैरह स्टार्ट कर दें। सो कोई क्वेश्चन नहीं आता आपका तो पूछ लें और अटेंडेंस मार्क करवा लें।
जी, आज कम स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस मार्क करवाई है और खैर प्रेज़ेंट भी कम ही हैं। 12 जो एब्सेंट मेरे पास शो हो रहे हैं, नाम सुन लें अपना। कोई अगर बीच में मिस हो गया है तो मुझे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दे। अनीता, जावेद, अक्सर, लियाकत, अरूज, फवाद, आयशा, हाफ़ज़ा, फ़रवत, जेनेट। जेनेट क्यों क्लास नहीं ले रही? क्या वजह है? जॉन भी क्लास नहीं ले रहे। जॉन, महानूर, मारिया महीन और मोहम्मद तल्हा भी नहीं है आज। मोहम्मद यासिर, नफीसा ताहिर, निम्रा जावेद, कुर्तुलैन, राबिया हसन, रमीन, फातिमा, रिदा अहमद, रिदा तनवीर, रुकैया, नूर, सबा परवेज, साफिया शमशेर, शबाना असगर, शहबाज, ज़ैबुन्निसा, ज़ैनब शबीर, जुनैरा नसीम, फ़िज़ा, मुनीर और अक्सा तमसील। आज से मुझे लग रहा है स्टूडेंट तो वेकेशंस पे चले गए। ओके नफीसा, आपकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। समय समय आपकी ऑलरेडी मार्क है। ओके कुर्तुलैन, आपकी भी अटेंडेंस मार्क हो गई है और नरजिस आपकी ऑलरेडी मार्क थी। चलिए इंशाल्लाह फिर आप लोग जो है अपना टाइम ना वेस्ट कीजिएगा बेटा, अच्छा सा पढ़ें। जिस तरह के सारे सिनेरियोज़ हैं ज़रूरी है आपके लिए मेहनत करना। इस सारी सिचुएशन में आपके सामने एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते आपके पास बहुत टाइम है। सो इट्स माय एडवाइस कि अपना टाइम ना वेस्ट कीजिएगा, अच्छे से पढ़ें और ख़्याल रखिएगा आप तमाम स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा। इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी आफ्टर समर वेकेशन फिर मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।